दोस्तों, ये जो सिटी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कोई मॉडर्न सिटी नहीं बल्कि अब तक की खोजी गई ओल्डेस्ट स्काई स्क्रैपर सिटी है। यस, यू हर्ड दैट राइट। ये कोई मॉडर्न सिटी नहीं है, बट फिर भी इस सिटी की स्टार लाइंस पर हजारों अपार्टमेंट्स हैं और कई बिल्डिंग्स में तो 11 फ्लोर्स तक बने हुए हैं। इस पूरी सिटी में मौजूद बिल्डिंग्स को पूरी तरह से मड से बनाया गया है, पर हजारों साल बाद भी ये परफेक्टली बैलेंस्ड हैं। बट हाउ इज इट पॉसिबल? ये सिटी एक सवाल खड़ा करती है कि जहां आज की डेट में भी एक घर बनाने के लिए हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कंक्रीट की जरूरत पड़ती है, वहीं आज से हजारों साल पहले इस सिटी में रहने वाले लोगों ने ऐसी बिल्डिंग्स को कैसे खड़ा किया। तो आइए इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज इस सिटी की हिस्ट्री में चलते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सिटी में रहने वाले लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज थी जिसकी मदद से वो ऐसी सिटीज को तैयार कर पाते थे, जिन्हें देखकर आज की डेट में भी वैज्ञानिक हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो सिटी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये यमन में मौजूद सिबाम है। ये सिटी सिर्फ 330 मीटर चौड़ी और 240 मीटर लंबी है, जिसे देखकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतना पुराना शहर इतना ज्यादा एडवांस कैसे हो सकता है। एंड अगर आपको वीडियोस में देखकर ये लग रहा है कि ये सिटी बस 100 पीस के लिए है, इट इज टोटली अबेंडेंट, तो आप गलत हैं। इस छोटे से शहर के अंदर पूरे 7000 लोग रहते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि आखिर अगर मिट्टी वाले ईंटों का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है, तो हमें इनसे बनी बिल्डिंग्स केवल सिबाम में ही देखने को क्यों मिलती हैं? दोस्तों, सिबाम यमन में मौजूद एक ऐसी जगह है जिसका नाम आपने सिर्फ न्यूज हेडलाइंस में ही सुना होगा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल टाइम में ही इस जगह को हाईलाइट किया जाता है, लेकिन इसकी खूबियां हमसे छुपी रह जाती हैं। As fears grow of a wider war in the Middle East, explosions rocking the capital of Yemen. It's one of the worst humanitarian crises we've seen in almost a century. Yemen's Houthi rebels say they've attacked another cargo ship in the Red Sea. 14 million people that are sort of at risk of famine. लेकिन आज की इस वीडियो में आप सिबाम की हिस्ट्री और मिस्ट्री से वाकिफ होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सिबाम को मैप में देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जगह रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद है, जिस वजह से ये सवाल दिमाग में आता है कि आखिर दुनिया में मौजूद इस अजूबे को अजीब सी जगह पर क्यों बनाया गया। इस सवाल का जवाब यमन के जियोग्राफिकल कंडीशंस में छुपा हुआ है। अगर आप यमन को ध्यान से देखें तो इसका ज्यादातर हिस्सा खाली है, क्योंकि इस देश में रहने वाले ज्यादातर लोग इस देश के वेस्टर्न साइड पर रहते हैं, जहां पर सना और एडन जैसे शहर हैं। लेकिन देश के बीच का हिस्सा एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, जहां पर आपको ज्यादातर इंसानी बस्तियां नहीं देखने को मिलती हैं। बट ज्यादातर फाइनेंशियली चैलेंज लोग जो सना जैसे शहरों में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इन्हीं रेगिस्तान में रहते हैं, छोटे छोटे शहरों को डेवलप कर और उन्हीं में से एक है सिबाम। और अगर आप इन शहरों को ध्यान से देखें तो आपको ज्यादातर शहर रेगिस्तान में मौजूद जियोग्राफिकली प्लेट्यू क्रैक्स में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्रैक्स इंसानी जीवन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दरअसल ये जो क्रैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये एक सूखी नदी का रास्ता है, जो साल के ज्यादातर हिस्से में तो सूखी रहती हैं, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ पर नदियाँ बहती हैं। इसी पानी को लोग पीने और खेती के इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसी वजह से यमन में रहने वाले लोगों के दिमाग में रेगिस्तान के बीच में भी एक आइडियल सिटी बनाने का आइडिया आया, जिसे आज हम सिबाम के नाम से जानते हैं। इसी पानी की वजह से ही सिबाम अपना नाम ट्रेड हिस्ट्री में भी शामिल कर पाया। यहाँ पर मौजूद लोग मसाले और अगरबत्ती की ट्रांसपोर्ट करते थे, और ये चीजें सीधे अफ्रीका और इंडिया जैसे देशों में भेजी जाती थी। इसी वजह से सिबाम का जिक्र आपको कई ग्रीक सोर्सेज में भी देखने को मिल जाएगा। और दूसरी सभी सिटीज और कंट्रीज की तरह ये बहुत सारे एम्पायर्स का हिस्सा भी रहा है, लेकिन इस सिटी को फेमस करने का काम किया था यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने, जिस वजह से आज भी हम इस सिटी का नाम सुन पाते हैं। देखिए, जब 1893 में पहली बार वेस्टर्न ट्रैवलर्स ने इस तरफ आने का फैसला किया, तब पहली बार जब उन्होंने सिबाम को अपनी आंखों के सामने देखा, तब उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसी सिटी मौजूद भी हो सकती है, क्योंकि जिंदगी में आज से पहले उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को अपने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था। उन्होंने देखा कि किस तरह से लगभग 500 घर एक वैली के बीच में 7 ग्रुप में खड़े हुए हैं।
इस अजूबे को देखकर उन्होंने इस सिटी का कंपैरिजन सीधा शिकागो से किया। अब ऐसा इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि 1885 में पहली बार शिकागो में दुनिया का पहला स्काईस्क्रैपर बनाया गया था। ये एक ऐसी बिल्डिंग थी जो पूरी तरह से स्टील के फ्रेम पर बनाई गई थी, लेकिन शिबाम इससे टोटली अलग था क्योंकि यहाँ पर बनाई गई बिल्डिंग्स पूरी तरह से मिट्टी से बनी हुई थी। जब शिबाम के बारे में बाकी दुनिया को पता चला तो बहुत से लोग यहाँ पर आकर बसने लगे और कुछ तो यहाँ की लोकल ट्राइब्स भी थीं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि अब आगे उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मली 40 to 45 डिग्री सेल्सियस रहता ही है। इसके अलावा यहाँ पर कोई माउंटेन्स या प्लेट्यूज भी नहीं है जिसके छांव का इनको सहारा हो। इसी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर जो पत्थर भी मिलते हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि इनका इस्तेमाल केवल बिल्डिंग्स की फॉर्मेशन में ही किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों ने यहाँ पर मिलने वाले लोकल मटेरियल्स पर ही अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने ब्रिक्स की फ्रेम बनाकर उनमें मिट्टी वाले ईंटें बनाए जिन्हें धूप में सुखाकर उनसे घर बनाना शुरू कर दिया। 16 लेबर्स लगभग एक दिन में 8000 ईंटें बना सकते थे और इन ईंटों से जो घर बनाए जाते थे उनकी लाइफ लगभग 300 साल की होती थी। इसी वजह से इस शहर को लगातार मेंटेन करना पड़ता है। ये प्रोसेस कैसे काम करता है इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर कैसे इन बिल्डिंग्स को बनाया जाता है। घर की फाउंडेशन को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बेस को ज्यादा चौड़ा रखा जाता है। इसके अलावा नीचे दीवारों की मोटाई लगभग 1 मीटर तक होती है, लेकिन ऊपर जाते जाते ये सिर्फ 30 सेंटीमीटर ही बचती हैं। जब ईंटें पूरी तरह से फिक्स हो जाते हैं तब उन्हें गारे के प्लास्टर से फिक्स किया जाता है, लेकिन बिल्डिंग्स के टॉप पर गारे का लेप लगाना बहुत चैलेंजिंग था, इसीलिए बिल्डिंग्स के टॉप पर व्हाइट लाइम प्लास्टर कराया जाता था। अब इस चीज से 2 बेनिफिट्स हो पाते हैं। पहला, बिल्डिंग वाटरप्रूफ बन जाती है और दूसरा, नीचे के कंपैरिजन में ज्यादा ठंडी भी रहती है। यहाँ पर बनाई गई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गर्मी को कम करने का भी काम करती हैं। दरअसल क्योंकि इन बिल्डिंग्स को बहुत करीब करीब बनाया गया है, इसीलिए सन की डायरेक्ट लाइट इन पर नहीं पड़ती। इसके अलावा मिट्टी का प्लास्टर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है जो गर्मी को डायरेक्ट अंदर आने ही नहीं देता। इसके अलावा व्हाइट लाइम में रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो गर्मी को और कम कर देती हैं। लेकिन अब इससे ये सवाल उठता है कि आखिर पूरी बिल्डिंग्स पर व्हाइट लाइम प्लास्टर क्यों नहीं किया जाता? अब इसका एक सिंपल सा जवाब यही है कि आज से 2000 साल पहले लाइम बहुत ज्यादा महंगा हुआ करता था, इसीलिए लोग इसे अपने घरों में एक स्टेटस सिंबल की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी जैसे मॉस्क्यूज, ऑफिसेज, उन्हें पूरी तरह से व्हाइट लाइम से पेंट किया जाता था। लेकिन अपनी बिल्डिंग्स को खूबसूरत दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद लोग बहुत सी टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। जैसे इन बिल्डिंग्स में क्राफ्ट वुड के दरवाजे इस्तेमाल किए जाते थे जिस पर आप बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग्स को देख सकते हो। ये हैंडक्राफ्ट दरवाजे बिल्डिंग्स का लुक बढ़ा देते थे। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर रहना नॉर्मल सिटीज के मुकाबले काफी ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि मिट्टी की वजह से ये बिल्डिंग्स कंक्रीट जितनी मजबूत नहीं होती, जिस वजह से इनमें एलिवेटर्स नहीं लगाए जा सकते। यही रीजन है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए 2-3 मंजिलें डेली चढ़ना उतरना एक आम सी बात होती है, लेकिन बुजुर्ग लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है। अभी के टाइम पर कंडीशंस थोड़ी अच्छी हैं बिकॉज आज शिबाम में रहने वाले लोग भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, बट इन चीजों को भी ऊपर तक पहुँचाना काफी चैलेंजिंग होता है। इसके अलावा इन सिटीज में सामानों को ऊपर नीचे करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि 5वें फ्लोर के बाद सीढ़ियां बहुत ज्यादा पतली हो जाती हैं। इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मौजूद बिल्डिंग्स में हर एक फ्लोर का अलग अलग काम होता है। ग्राउंड फ्लोर स्टोरेज और शॉप्स के लिए होते हैं। फर्स्ट फ्लोर जानवरों के लिए यूज होता है। तीसरा फ्लोर मैन पॉपुलेशन और मेहमानों के लिए यूज होता है। तीसरा फ्लोर फैमिली एरिया होता है जहाँ पर उनका कुकिंग स्पेस भी मौजूद होता है। इसके अलावा सबसे ऊपर के फ्लोर सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए उनमें ज्यादा सामान नहीं रखे जाते। उन्हें हल्का रखने की कोशिश की जाती है जिसकी वजह से बिल्डिंग्स की लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन अभी भी सवाल वहीं का वहीं अटका हुआ है कि आज से 2000 साल पहले इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, पहले के जमाने में जो लोग हुआ करते थे वो ज्यादातर बस्तियां ऊंचाई पर बसाया करते थे क्योंकि इससे जंगली जानवर और दुश्मनों के हमले से बड़ी आसानी से बचा जा सकता था।
लेकिन जब आपके पास जगह कम होती है तो आपको बिल्डिंग्स के फ्लोर्स को इंक्रीज करना पड़ता है। इसीलिए जियोग्राफिकल स्टडीज के अकॉर्डिंग शबाम में आज से 2000 साल पहले भी लोग 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स बनाया करते थे। ऐसे ही दूसरे शहरों में दूसरी टाइप की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हजरामौत वैली ज्यादातर दुश्मनों के नजर में ही रहती थी, इसी वजह से यहाँ पर बिल्डिंग्स को इतना क्लोज बनाया गया है कि उनकी दीवारें शहर की दीवार का काम करती हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग शहर को हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन जगह कम होने की वजह से उन्होंने वर्टिकली एक्सपेंड करने का फैसला लिया। लेकिन आखिर रेगिस्तान में जगह कम कैसे पड़ी? इस चीज का जवाब आज से 500 साल पहले हुए एक इंसिडेंट में छुपा है, जिसने शिबाम को पूरी तरह से बदल दिया। साल 1298 और साल 1532 में आई 2 बड़े फ्लड्स ने शहर के बहुत सारे बड़े बड़े हिस्सों को पानी में बहा दिया। क्योंकि उस वक्त के समय में शिबाम पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ था, बिल्कुल एक पेनिनसुला की तरह। इन फ्लड्स ने इन शहरों को वो शेप दिया जिसे आज हम देख पा रहे हैं। आज से 2000 साल पहले शिबाम और ज्यादा विकसित हुआ करता था, बट नेचुरल डिजास्टर्स ने यहाँ पर रहने वाले लोगों को अंदर से तोड़ दिया। इस वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, ऊंची बिल्डिंग्स बनाना। इसी वजह से ये शहर उन्हीं लोगों ने बनाया जो यहाँ पर पहले से रहा करते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह से इंसान अगर चाहे तो मुश्किल से मुश्किल कंडीशंस में भी अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। जिस तरह से शिबाम में रहने वाले लोगों ने इतनी हार्श कंडीशन में भी एक यूनिक सा शहर बनाकर खड़ा कर दिया, जो आज भी हमारे लिए एक मिसाल है। पर इस यूनिक कम्युनिटी के लिए खतरे आज भी मौजूद हैं। साल 2008 में एक बड़े से साइक्लोन ने यमन पर दस्तक दी थी, जिस वजह से फ्लड्स भी आए और बहुत सारी बिल्डिंग्स यमन की तबाह हो गईं, जिसमें बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन शिबाम में और भी नुकसान हो सकते थे अगर उन्होंने अपने घरों को ऊंचा न बनाया होता तो। बेशक ये जगह घूमने के लायक है, लेकिन यहाँ पर चल रहे दंगे फसाद की वजह से यहाँ का टूरिज्म पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिस वजह से शिबाम में रहने वाले लोगों की स्थिति बहुत बदतर होती जा रही है। और यही वजह है कि आप शिबाम का नाम उनकी बिल्डिंग्स की वजह से नहीं, बल्कि वहाँ हो रहे दंगे फसाद की वजह से सुनते हो। पहले यहाँ पर बहुत से लोग घूमने आया करते थे, लेकिन आपकी कंडीशन बदल चुकी है, जिस वजह से यहाँ पर मौजूद कई सारी फैमिलीज का इनकम सोर्स खत्म हो चुका है। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी यहाँ पर रहने वाले लोगों ने कभी हार नहीं मानी, जिस वजह से शिबाम आज भी खड़ा हुआ है और आज आप उसका नाम सुन रहे हो। यहाँ पर रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल हैं, जिस वजह से शिबाम की पॉपुलेशन उन्हें एक ग्रुप के रूप में स्टेब्लिश करती है, जो उन्हें सारी मुश्किलों से लड़ने का हौसला देती है। और इसी वजह से ये सभी लोग सारी मुश्किलों से लड़कर अपने शहर को जीवित रख पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी शिबाम की, एक ऐसे शहर की जिसमें बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन फिर भी आज वो खड़ा है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे इससे ऐसी ही वीडियोस बनाते रहने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।